तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएँगे, हाँ, तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएँगे। सपने अच्छे दिन वाले दिखा कर मत चले जाना। मुंगेरी लाल के सपने सजा कर मत चले जाना। तुम्हीं से विश्व गुरु और अर्थव्यवस्था की उम्मीदें हैं। अचानक देश से झोला उठाकर मत चले जाना। दोस्तों, आज के दौर में तरह तरह के गीत संगीत के बीच ऐसा भी गाना आया था, जिसको गाना समझ ना आए जाके अपनी भैंस चराए। वहीं अगर हम लोकगीत की बात करें तो उसका अलग ही मजा है। इसलिए आज हम अमेठी के प्रसिद्ध लोक गायक प्रदीप मौर्य जी से आपका परिचय करवाएंगे, जो कि लोक गायन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका स्वागत है और जो लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। सबसे पहले आप एक ऐसे लोकगीत से शुरुआत करें जो काफी चर्चा में रहा हो। तो व्यंग्यात्मक से शुरू करते हैं कि युवाओं की स्थिति क्या होती है अगर नौकरी नहीं मिलती है। तो देखिएगा, नाही आवे देखवार हो, पूरा बीता 30 साल हो। नाही आवे देखवार, पूरा बीता 30 साल, हमर बूझा दर्दिया ए बाबा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। अगुआ आवे पहले नौकरी का पूछे, दूसर बातिन न करें। खेती बाड़ी बिगहा के केतनो गिनाई, सब गौरई न करें। पापा गए हैं अघाई हो, नहीं बोले बतलाई हो। पापा गए हैं अघाई, नहीं बोले बतलाई, हमर बूझा विपतिया ये बाबा जी। माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। कुछ यूं युवाओं की स्थिति है। होता यूं है कि जैसे बच्चा तैयारी करता रहता है, नौकरी नहीं मिलती है तो ये होता है कि भाई नौकरी नहीं मिली तो अच्छी शादी भी नहीं होगी। तो और एक ये होता है कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक शादी पेंडिंग में रहती है। तो ऐसे विचार आते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा नौकरी, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप गायन करते हैं। जी। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो आपके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते होंगे, आपको किसी व्यक्तिगत या किसी पार्टी से जोड़कर देखते होंगे, क्या ऐसा भी होता है? देखिए, 4 लाइनें मैंने लिखी हैं कि गलत पर बोलेंगे, मामले से अनजान थोड़ी हैं। हम कलमकार हैं, हुकूमत के गुलाम थोड़ी हैं। हम अपनी इल्म से कैसे करें समझौता, जी हुजूरी की जंजीर पहने हुए आवाम थोड़ी हैं। तो हम किसी विशेष के नहीं हैं, हम सबके हैं, सबके लिए विशेष हैं। बशर्ते हमारी जो ज़रूरतें हैं, युवाओं की जो ज़रूरतें हैं, छात्रों की जो ज़रूरतें हैं, किसानों की, मज़दूर की, कमेरा वर्ग की जो ज़रूरतें हैं, वो सरकार पूरी करे, बस इतना सा है। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आप लोगों के बीच रहते हैं, लोक गायन करते हैं, लोगों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करते होंगे, जी। ठीक? तो अगर जैसे कोई बात करता है रोजगार की हुँ। या जो लोगों की ज़रूरतें हैं, हुँ। उसकी बात करता है तो उसे कुछ लोगों के द्वारा ये करार दिया जाता है कि ये वामपंथी या लेफ्ट अदर विंग का है। हाँ, हाँ। ऐसी विचारधारा का है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष होते हैं। पक्ष सत्ता में, विपक्ष को लोग वामपंथी कहेंगे। तो ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें मगरूर हो जाती हैं, क्या कहते हैं, तानाशाही करने लगती हैं। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और अगर विपक्ष कभी-कभी नहीं बोल पाता है, तो जनता अपने हक अधिकारों के लिए बोले, इसके लिए संविधान में प्रावधान रखा गया है। लोकतंत्र की परिभाषा में ही कहा गया है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो इस बात को समझना चाहिए। मैंने इस पे गीत भी लिखा है कि
लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझें यार कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। शोषण और अन्याय के सामने डट के रहेंगे तैयार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। और परिभाषा क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है, राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार, की हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। और लोकतंत्र में अगली परिभाषा होती है कि जनता द्वारा वोट होगा, जनता ही सांसद विधायक होगी। अब अगली लाइन में देखिएगा जो आपने कहा, सरकार से सवाल करने की जनता में अद्भुत पावर होगी। जनता के हित में नेता न होगा तो, जनता के हित में नेता न होगा तो कुर्सी से देंगे उतार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा कहती है कि भाई जनता सरकार से सवाल करेगी, अगर सरकार में बैठे लोग उस योग्य नहीं है तो उनको हटा करके दूसरे को बैठाएगी। प्रदीप जी, जैसे आपने कहा अधिकारों की बात जी। कि प्रावधान है कि अपने अधिकारों की बातें की जा सकती हैं। नेहा सिंह राठौड़ को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वो भी एक मशहूर गायिका हैं। जी। उन्होंने भी अधिकारों की बात ही की थी कि कई लोगों ने उन्हें गालियाँ देना शुरू किया, तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप चले। तो कहीं ऐसा भी हुआ कि आपको भी कहीं से गालियाँ, धमकी वगैरह ऐसा कुछ? जनरली होता रहता है। जब कोई मुद्दा होता है उस पर हम बोलते हैं तो ये होता है। या मुझे लगता है जो लोग काम करते हैं जनता के लिए, समाज के लिए, हित के लिए, लोगों के जनहित के लिए, तो उन लोगों को ये जैसे मैं झेलता हूँ वैसे उन लोगों को भी झेलना पड़ता है। तो ये सब नॉर्मल हो जाता है भई। कोई हमारे ऊपर व्यक्तिगत तो वार करने नहीं आ रहा है एक तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से वार करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो वार होते हैं उसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि इग्नोर करना पड़ता है। लोक गायन में आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हमारी पंचायत चुनाव से हुई थी। 2021 में पंचायत का चुनाव था, अच्छा। तो उसमें हमने वहाँ से कंटिन्यू किया। मैं उसमें मैंने गीत लिखा था, प्रधानों के ऊपर व्यंग्य किया था कि खाए के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुँचई हैं, 5000 देवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। ऐसे मैंने गीत लिखा था, ये 5-6 अंतरों का गीत था। हमारे प्रदीप मौर्य पेज पे मिल जाएगा। तो वो गाना वायरल हुआ था, तब से हम कंटिन्यू किए थे। जैसे वहाँ आप से मुझे मोटिवेशन मिला था कि हाँ, हमारे लिखे गीत लोगों को पसंद आएँगे। अच्छा। तो उस हिसाब से नहीं, हमने काम नहीं, किया। जैसे आपने कहा कि आप पंचायत चुनाव के समय आपने गीत लिखा। जी। गीत लिखा, उसे गाया तब आपको लगा कि हाँ, आपको पसंद करेंगे। हाँ, पसंद करेंगे। बट आपके अंदर ये विचार कैसे आया? देखिए, गायन तो हमारे परिवार में पहले से ही था। अच्छा, हमारे पिताजी गाते थे, हमारे बाबा जी गाते थे लोक में। अच्छा, तो हम भी उसी से प्रभावित थे, उन्हीं से प्रभावित थे। अच्छा। तो गाते हम भी थे। बस ये हुआ कि भई अगर समाज में लोग हमको जाने, हमारे गायकी से पहचाने लोग, तो ये हुआ कि भाई कुछ लिखते भी हैं। साहित्य में भी हमें रुचि है। हमारे बाबा जी को ज़्यादा रुचि है, किताबें हमेशा पढ़ा करते हैं। अच्छा, तो उनसे प्रभावित बाबा हमारे बात-बात में मुहावरे, लोकोक्तियाँ या दोहे बोल देते हैं, जैसे कोई बातचीत रहती है तो उसको हम बड़े गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि अरे ऐसे बोल दिए, मज़ा आ गया। बातों में तरीके से अलंकार जैसे होते नहीं है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे बातों में अगर कोई दोहा, चौपाई, छंद बोल देता है तो उस वक्तव्य की शोभा बढ़ जाती है। हुँ, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी कि मतलब बातचीत करते हुए किसी गद्य के साथ पद्य का सहारा लिया जाए तो मज़ा आ जाता है, तो उस हुँ, हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया। अब जब हम अब जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं बातों को हम
विचारों के माध्यम से प्रस्तुत करते, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा मिर्च मसाला कम लगता है। लेकिन अगर बीच-बीच में हम गा कर के और अपनी 4 पंक्तियाँ सुना कर के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 4 लोग जब सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसी क्रम में मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ लिखता हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि आप पंचायत चुनाव के दौरान आपने जब गाया तो आपको लोगों ने पसंद किया। जी। तो आपको लगा कि हाँ, लोग पसंद करेंगे इसलिए आपने गाना शुरू किया। जी, मतलब आप ये चाहते थे कि हमारी भी एक पहचान हो। जी। आज के दौर में लोग लहंगा चोली, ढोढ़ी ये सारी चीज़ें गा के प्रसिद्धि हासिल करते हैं, परंतु आपने ऐसा क्यों नहीं गाया? ऐसा गाते तो शायद जल्दी वायरल हो जाते। देखिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है एक शिक्षित व्यक्ति के लिए और पिताजी हमारे और बाबा जी हमारे शिक्षक हैं, तो उनकी समाज में थोड़ा-सा प्रतिष्ठा है। अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं, तो 4 लोग शिकायत करते हैं पिताजी से, बाबा जी से। हुँ, तो मुझे खुद भी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने लोगों की प्रतिष्ठा की चिंता है। हुँ, तो उस प्रतिष्ठा की चिंता करते हुए मैंने इन सब चीज़ों को नहीं चुना और मुझे लगता है कि अगर मैं ये करता भी, तो ल उस समय लोग वाह-वाही करते, लेकिन एक समय ऐसा आता कि लोग कहते कि आपने इस तरीके के काम किए, बहुत गलत किए। हुँ, तो दूरदर्शी सोच रखते हुए मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और जैसे कि नशा मुक्ति अभियान के तहत शिक्षा जागरूकता गीत और समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे अभी अ, मणिपुर में हिंसा हुई और कोलकाता में हिंसा हुई, तो महिलाओं के उत्थान के लिए गीत गाना, तो उन सब चीज़ों को मैंने चुना और मुझे लगता है अगर इन सब चीज़ों को करते हुए मुझे 5 साल के बजाय 10 साल में भी लोग जानेंगे, तो वो उपलब्धि मेरे लिए अस्थायी रहेगी। कि आपने मान-सम्मान की बात की और प्रतिष्ठा की बात की कि आपके पिताजी या बाबा जी अध्यापक हैं। परंतु आज के दौर में होता क्या है कि ये जो लहंगा चोली वाले गायक होते हैं, इन्हें सुनने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। हुँ। परंतु जो लोकगीत हो गया, समाज से संस्कृत से जुड़ा हुआ गायन हो गया, उसे सुनने वालों की संख्या थोड़ा-सा कम है, ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि जैसे सुनने वाले लोग हैं और वो जैसे हम 4 लोग मिलकर के बातचीत करते रहेंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ, अश्लीलता को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन फिर अंत में जब वो अकेले होते हैं तो कहते हैं लाओ यार वही गाना सुनते हैं। तो ऐसे वाले लोग ज़्यादा हैं कि दोहरी बातों में रहते हैं। तो इस वज़ह से जो अश्लीलता गाने वाले लोग हैं, वो भी संपन्न हैं और चर्चा में हैं, लोकप्रिय हैं। और कहीं न कहीं जैसे हम लोग जो हैं हम लोगों को भी लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर सुनते ना होते तो मुझे लगता है आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू ना करते, ये मुझे सौभाग्य ना मिलता। और अगर समाज के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं पे काम कर रहे हैं, वो लोग चर्चा में रहेंगे, आज नहीं है तो कल रहेंगे। हो सकता है कि उनके मरने के बाद उनका नाम हो। मुझे लगता है जैसे जो कवि हैं सूरदास जी रहे हों, तुलसी रहे हों, बिहारी रहे हों, उनके जीते जी हो सकता है उनको इतना सम्मान ना मिला हो, जितना अब मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ वैसा हो। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य देखिए जैसे कि अभी तो मैं एक छात्र हूँ, तो छात्रों का उद्देश्य होता है कि शिक्षा ग्रहण करके नौकरी पाना, थोड़ा-सा अपनी जो दिनचर्या है उसको बेटर करना और जीवन शैली चलाने के लिए थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था करना। हुँ, तो उसी क्रम में मैं पैसे कमाने के लिए नौकरी और उसके साथ-साथ लोक सेवा भी हो जाएगी। तो एक नौकरी की तलाश में था कि नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ा-सा अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी, जो हमारी व्यक्तिगत ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाएँगी और इसी बहाने समाज सेवा हो जाएगी। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता होता है, तो फिर कुछ डिफरेंट सोचेंगे। अच्छा। अभी भविष्य में आगे चल के कुछ ऐसा प्लान? अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, हमारी योग्यता है हुँ, ग्रेजुएशन फिर बीएड, एमएड हुँ, तो उस योग्यता के अनुसार अब ज़ाहिर-सी बात है अगर बीएड मैंने किया होगा तो शिक्षक बनने के उद्देश्य से किया होगा। हुँ। अगर मैंने एमएड किया होगा तो भी शिक्षक बनने के उद्देश्य से किया होगा। तो उद्देश्य ये क्लियर है और बाकी अगर चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर दूसरा रास्ता चुना जाएगा। जैसे आपने बताया पिताजी, बाबाजी अध्यापक हैं। तो पिताजी, बाबाजी को देखते हुए आपने अध्यापक बनने का चुना था, फैसला लिया था या देखिए कभी-कभी होता है कि लोग अपने पिताजी, बाबाजी को देख कर के सीखते हैं तो मोटिवेट होते हैं तो उसी क्रम में कह सकते हैं जी, कि हाँ, बाबा जी से और पापा जी से प्रेरित होकर के ये चीज़ें हुई। बाकी और भी कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए? लोग मुझे जो जानते हैं
मुझे व्यंग्य के लिए जानते हैं कि मैं सरकार पर व्यंग्य करता हूँ। तो एक अभी बांग्लादेश की घटना हुई थी तो वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई थी तो मैंने सोचा कि हमारे देश में भी कहीं ऐसा ना हो जाए तो मैंने उस पे लिखा था कि सपने अच्छे दिन वाले दिखा कर मत चले जाना, मुंगेरी लाल के सपने सजा कर मत चले जाना, तुम्ही से विश्व गुरु और अर्थव्यवस्था की उम्मीदें हैं, अचानक देश से झोला उठाकर मत चले जाना, अचानक देश से झोला उठाकर मत चले जाना। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं और सरकार पर तीखा-व्यंग्य करने की कोशिश करते हैं। बातें की जाए महँगाई की बातें, रोज़गार की बातें, तब रिएक्शन या रिएक्ट होता है कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। हुँ। परंतु इस बीच लोगों का कहना ऐसा होता है कि पकौड़ा तलना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस स्थिति परिस्थिति को देखती हो कोई ऐसा व्यंग्य? देखिए अभी हाल ही में 17 सितंबर बीता है। अच्छा, तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, अच्छा। तो लोगों ने उसको राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस घोषित कर दिया और ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड भी करता है, हर साल ट्रेंड करता है। तो कहीं न कहीं बच्चे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो कहा था, आपने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी लाएँगे, आपके खाते में 15 लाख लाएँगे। तो वो चीज़ें नहीं हो पाई तो फिर हम लोग ऐसे होते हैं व्यंग्य लिख देते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएँगे, हाँ, तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएँगे, साथ-साथ हम सभी के दिन आएँगे। हाँ, हाँ, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। धीरे-धीरे बीत गया साल दर साल, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम हैं बेहाल। मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, डिजिटल विलेज बने गाँव मेरा कब। तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो। कुछ इस तरीके से व्यंग्य निकलते हैं फिर। मान लीजिए आपकी प्रसिद्धि को देखते हुए किसी पार्टी ने आपको मौका दिया चुनाव लड़ने का, तब आप क्या सोचेंगे? आपका क्या विचार है? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। देखिए देखिए युवाओं को समाज सेवा करनी है। समाज सेवा नौकरी करके भी की जा सकती है। हुँ, समाज सेवा मतलब 2 चीज़ें होती हैं, हुँ, जनता का सेवक बनना, जनता का नौकर बनना। हुँ, तो सेवा आप 2 ही तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे जनता का नौकर बनने का मौका मिला तो भी बनूँगा, हुँ। अगर जनता का सेवक बनने का मौका मिला तो भी बनूँगा। लोक गायन के लिए हुँ, अगर पार्टियों द्वारा ऐसा तो है ही नहीं कि आपको ना बुलाया गया हो, हुँ। तो आप रैलियों में या पार्टी के द्वारा किए गए प्रोग्रामों में भी आप जाते हैं या नहीं देखिए कई बार ऐसा बुलाया गया, लेकिन उस समय मैंने मना कर दिया कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे ऊपर एक टैग लग जाएगा पार्टी का। हुँ, लेकिन फिर मैंने गंभीरता से सोचा कि अगर कोई पार्टी मुझे बुलाती है हुँ, और बेरोज़गारी के गीत गाने के लिए, महँगाई पर वार करने के लिए और छात्रों की समस्या को उजागर करने के लिए अगर कोई पार्टी मुझे बुलाती है, तो मुझे जाना चाहिए। मैंने बाद में सोचा। हुँ, तो अगर ऐसा ऐसा कुछ नहीं अगर कोई पार्टी मुझे जो मेरे मुद्दे हैं हुँ। मैं जो हमारे मुद्दे हैं, उन चीज़ों को गाने के लिए अगर कोई भी पार्टी मुझे बुलाएगी तो जाएँगे। पहले मैंने मना कर दिया था कई बार। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोक गायक बन के जाएँगे, जी, ना कि बिल्कुल। किसी पार्टी का हाँ, हाँ, जो समस्याएँ हैं, हुँ, अगर बीजेपी वाले मुझे बेरोज़गारी गीत सुनने के लिए बुलाएँगे, हुँ, तो हम जाएँगे। हुँ। अगर विपक्ष वाले बेरोज़गारी गीत सुनने के लिए अगर मुझे बुलाएँगे, तो हम जाएँगे। किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ अगर कुछ ऐसा पड़ता है, कोई बुलाता है, तब तो जो हमारे अंदर योग्यताएँ हैं, हुँ, अगर उस हिसाब से बुलाता है, तो वो जो हम गाते हैं, वो चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। भाई, जो हमारे अंदर योग्यताएँ नहीं, हम शास्त्रीय संगीत नहीं गा पाते हैं, तो शास्त्रीय संगीत के लिए क्यों जाएँगे? हुँ। हम लोकगीत गा पाते हैं, तो लोकगीत के लिए जाएँगे। जैसे लोग अपनी खुशियों हुँ। में मनाने के लिए तरह-तरह के प्रोग्राम, तरह-तरह की व्यवस्थाएँ करते हैं। जैसे किसी बच्चे का मुंडन संस्कार है, तो वहाँ पहले से पता होता है कि भई यहाँ जाना है तो सोहर गीत, बधाई गीत गाना है, तो उस हिसाब से आदमी चला जाता है। सोहर भी सुना दीजिए। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावना सूरत हो,
ए राजा जी, ए राजा जी ये करे तारा हल, हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। कोई एक अच्छी गीत गाकर इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त किया जाए। देखिए अभी ध्यान हम सबका मणिपुर और कोलकाता की तरफ ले जाएँगे, तब एक गीत सुनाएँगे देखिएगा। हम भले चाँद पर पहुँच गए पर ज़मीं पे चलना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया। कहीं पे नारी को गोली मारे, कहीं उसे निर्वस्त्र करें, मानवता को शर्मसार कर खुद की आत्मा तृप्त करें। गहने कपड़े बना लिया पर गहने कपड़े बना लिया पर लाज बचाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया। थैंक यू। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देखिए सबसे पहला जो संदेश है हम जिन चीज़ों पे काम करते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षित बनाइए। दूसरा उन्हें नशे से दूर रखिए और जो जागरूकता वाली चीज़ें होती हैं जैसे एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना, पेड़ लगाना और नारी सशक्तिकरण की बात करना, नारियों का सम्मान करना, सबका सम्मान करना, ये सब चीज़ें कहना चाहेंगे। जैसा कि अमेठी के प्रसिद्ध लोक गायक श्री प्रदीप मौर्य जी का इंटरव्यू आपने देखा। दोस्तों यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।